अरे लीलावती, तुम्हारे ससुर जी सुबह सुबह कहाँ निकल गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अम्मा, ससुर जी हमसे बोल कर गए हैं। क्या बोल कर गए हैं तुझे? ससुर जी शादी करने गए हैं। लीलावती, इतनी जोर से कंटाप मारूंगी कि फुटबॉल की तरह उछल कर जमीन पर गिरोगी। लेकिन अम्मा, हमसे तो यही बोल कर गए हैं ससुर जी। शादी करने नहीं, शादी कराने गए होंगे। तेरे ससुर जी पंडित है ना, और शादियों का सीजन भी चल रहा है। हाँ अम्मा जी, शादी कराने ही गए होंगे। लीलावती अपने कमरे में चली जाती है। इतने में लीलावती का पति झुमका लाल आ जाता है। झुमका लाल सीधा अपने कमरे में आता है और अपनी पत्नी लीलावती को पीछे से पकड़ लेता है। हम लोगों की शादी को 3 साल हो गए, लेकिन ऐसा लगता है अभी कुछ ही महीने हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इतने में झुमका लाल की माँ जोर जोर से रोने लगती है, गला फाड़ फाड़ कर रोती है। हाय राम, हमारी जिंदगी बर्बाद कर डाला बुढ़ा। बुढ़ा पगला गया, बुढ़ा पगला गया, हाय राम, बुढ़ा पगला गया। अरे, ये अम्मा जी को क्या हो गया लीलावती? चलो बाहर चलकर देखते हैं। लीलावती और झुमका लाल कमरे के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि उनके पिता गोबरदास किसी नई नवेली दुल्हन को लेकर आ गए हैं। लगता है आज ससुर जी को कोई काम नहीं मिला, इसलिए उन्होंने खुद ही शादी कर ली। आखिर धंधे का सवाल जो है। यहाँ ये बुढ़ा मेरी सौतन ले आया और तुम मजाक कर रही है। पिताजी, क्या है ये सब? आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या ये सब? ये तेरी नई माँ है। मैंने जूली से शादी कर ली है। ससुर जी, इस उम्र में आपने शादी कर ली? आपने अम्मा जी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? सोचा था, अरे कई बार सोचा था। सोचने के बाद ही शादी की है। तुम्हारी अम्मा यहाँ आराम से रहे, इसको दिक्कत क्या है? वैसे भी हम दोनों पिछले कई सालों से एक कमरे में तो सोते नहीं है। ना ही तेरी माँ मुझसे प्यार से बात करती है। बुढ़ापे में कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। जूली मुझे अपना दिलबर मानती है। गोबरदास की तेज तर्रार आवाज सुनकर बहू लीलावती और उसका बेटा झुमका लाल अपने कमरे में चले जाते हैं। उसकी सास वहीं पर बैठकर रोती रहती है। गोबरदास अपनी नई नवेली दुल्हन जूली को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। क्या बात है, तुम तो इस उम्र में भी गब्बर के जैसे दहाड़ते हो। गोबरदास नाम है मेरा, पूरा गांव कांपता है मुझसे। चलिए ठीक है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? जाओ, मेरे लिए चाय बना कर लाओ, और रात का खाना भी तुम ही बनाओगी। अरे वो लोग अपना खाना खुद बना लेंगे। जूली चुपचाप वहां से चली जाती है और सीधा किचन में पहुंच जाती है। जूली चाय बनाने के लिए फ्रिज से दूध का बर्तन निकालती है, लेकिन तभी वहां पर उसकी सौतन आ जाती है और उससे दूध का बर्तन छीन लेती है। जहरीली सौतन, मेरा घर उजाड़ कर तुझे सुकून नहीं मिला जो मेरा किचन उजाड़ने आ गई। चल भाग यहाँ से। मुझे उनके लिए चाय बनानी है, दूध दो मुझे। जूली अपनी सौतन से दूध का बर्तन छीनने लगती है। जूली की यह हरकत देखकर झुमका लाल की माँ दोबारा उससे दूध का बर्तन छीन लेती है। इसी तरह दोनों में छीना झपटी हुआ करती है और अंत में दूध का बर्तन जमीन पर गिर जाता है और सारा का सारा दूध फैल जाता है। तूने सारा दूध गिरा दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। झुमका लाल की माँ जूली के बाल पकड़ती है, 2-3 बार उसकी खोपड़ी दीवार में भिड़ा देती है और बाल पकड़े हुए ही उसे उसके कमरे के अंदर फेंक आती है और बाहर से दरवाजा बंद कर लेती है। अरे झुमका लाल की अम्मा, दरवाजा खोलो यार, मेरी पहली पत्नी तो तुम ही हो ना। बुढ़े, तेरे लिए यही अच्छा है कि दरवाजा बंद रहने दे, वरना सिलेंडर उठाकर तेरे मुंह पर मारूंगी, बुढ़ा कहीं का। बुढ़िया पागल हो गई है, रुको मैं अपनी बहू को बुलाती हूँ। लीलावती, अरे ओ लीलावती, झुमका लाल कहाँ हो? ये देखो, तुम्हारी माँ ने हमें कमरे के अंदर बंद कर दिया है। इतने में वहां पर लीलावती और उसका पति झुमका लाल आ जाते हैं। अरे माँ, क्या हुआ? जोर जोर की आवाजें आ रही थी, क्या हो गया? इस जहरीली सौतन ने सारा दूध गिरा दिया। अरे ओ चुड़ैलों की शहजादी, ये तो अच्छा है कि तू कमरे के अंदर ही है। बाहर होती तो आज मैं तुझे बताती कि लीलावती किस शेरनी का नाम है। अच्छा ये बात है, अभी बाहर आती हूँ। तू बाहर नहीं आ सकती जहरीली औरत, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है मैंने। इतने में जूली दरवाजे पर एक जोरदार लात मारती है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और वो सीधा लीलावती पर अटैक कर देती है। अरे पिताजी, समझाइए ना चुड़ैल को। इतने में लीलावती जूली को अपने कंधों पर उठाकर जमीन पर फेंक देती है, जिससे उसकी कमर टूट जाती है। क्या बात है बहुरानी, तेरा ये रूप मैंने पहली बार देखा। बहुत बढ़िया किया तूने। अरे बहू, तूने अपनी नई सास को तोड़ डाला, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि तू गोबरदास की बहू है। मैं भी लोगों को ऐसे ही पटकता हूँ। गोबरदास अपनी पत्नी को उठाकर वहाँ से चला जाता है।
वो जूली की कमर पर बाम लगाता है। शाम का वक्त है। बहू, आज रात का खाना मैं बनाऊंगी, और वो भी सिर्फ हम तीनों के लिए। तू बस मेरी मदद कर देना। रात को जब सासू माँ लीलावती के साथ खाना बनाने किचन में आती है, तब वो देखती है कि वहां जूली पहले से ही खाना बना रही है। लगता है तेरी कमर को अच्छे से तोड़ना पड़ेगा, तू ऐसे मानेगी नहीं। मैंने मना किया था ना कि मेरे किचन में अपने कदम मत रखना। जूली का दिमाग गर्म हो जाता है। अब जूली अपना ऐसा रूप दिखाती है जिससे उसकी सौतन दंग रह जाती है। जूली बंदूक निकाल लेती है और अपनी सौतन की खोपड़ी में सटा देती है। बुढ़िया, बहुत हो गया तेरा नाटक। मुझे हाथ लगाने से पहले बड़े बड़े कांपते हैं। तूने अपनी बहू के हाथों मुझे मरवाया। इतने में लीलावती और झुमका लाल वहां आ जाते हैं। अरे ये क्या, इसने तो अम्मा जी के ऊपर गन तान रखी है। झुमका लाल और लीलावती के पसीने छूट जाते हैं। सास के मुंह से अब कोई आवाज नहीं निकल रही थी। जूली एक चेक निकालती है और पूरे परिवार को दिखाती है। ये देखो तुम लोग, उस बुढ़े की सारी कमाई, पूरे 1 करोड़ रुपए अब मेरे अकाउंट में आने वाली है। वो बुढ़ा बेचारा इतना नादान है कि मेरे प्यार में पागल ही हो गया। अरे पिताजी, पिताजी बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ, वरना हम सब मारे जाएंगे। वो बुढ़ा तो आराम से सो रहा है, उसको मैंने नींद की दवा दे दी है। अब वो सीधा सुबह ही उठेगा। अब तुम लोग अपना खाना आराम से बनाओ, मैं चलती हूँ। जूली उन सभी पर गन तान कर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी गोबरदास वहां आ जाता है और उससे बंदूक छीन लेता है। मुझे तुम पर तभी शक हो गया था जब तुम अपना घर छोड़कर मंदिर आ गई थी मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया था। जो नींद की गोली तुमने खिलाई है ना, उससे ज्यादा नशा तो मैं सुबह नाश्ते में करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जब से बड़ी हुई हूँ तब से यही काम करती हूँ। लोगों को फंसाना, उनसे झूठी शादी करना और उनसे लंबी सी रकम लेकर वापस भाग जाना। लेकिन आज तू पकड़ी जाएगी। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो बुढ़ऊ, जल्दी से पुलिस को फोन करो। हाँ भाग्यवान, मैं अभी फोन करता हूँ। गोबरदास पुलिस को फोन करने के लिए फोन उठाता है, लेकिन तभी उसकी बहू लीलावती उसे रोक लेती है। रहने दीजिए पिताजी, जाने दीजिए इसे। बस वो चेक इससे ले लीजिए और छोड़ दीजिए इसे। जिसका जन्म जिस समाज में होता है, जिस जगह पर होता है, वही समाज तय करता है कि वो आगे चलकर क्या बनेगा। इसके अंदर से अगर अच्छे काम करने की इच्छा जागेगी तो ही ये सुधर पाएगी। अगर पुलिस के हवाले कर दिया तो 2 साल बाद फिर से वही अपना धंधा चालू कर देगी। देखा मेरी बहू कितनी समझदार है। इसे कहते हैं इंसानियत। लोगों को लूट कर खाओगी तो इससे तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। मुझे इस तरह समझाने वाला कोई था ही नहीं। माँ बाप का चेहरा ही नहीं देखा कभी। सिग्नल पर पैदा हुई और वहीं मर जाऊंगी। मुझे तो लगता है ये नाटक कर रही है। जूली वो चेक वापस कर देती है। आप मुझे जेल में डाल दीजिए, कम से कम खाना रहना तो मिलेगा। नहीं, हम तुम्हें माफ करते हैं, जाओ अब यहां से। घर के सभी लोग जूली को माफ कर देते हैं और वो वहां से चली जाती है। इसी तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। मीराबाई की 3 बहुएं थीं जो कि घर में टीवी देख रही थी। तभी अचानक घर की डोरबेल बजी। मेरी तरफ क्या देख रही है? जा जाकर देख कौन आया है। मैं तेरी तरफ नहीं, टीवी की तरफ देख रही हूँ। तू ही जाकर देख कौन आया है। मेरी तरफ तो देखना ही मत। जल्दी से दरवाजा खोलो जाकर, वरना मेरे कान फट जाएंगे डोरबेल सुनकर। तीनों बहुओं में से कोई भी दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं था। तभी सविता का पति मनोहर हॉल में आया। उसने देखा कि तीनों बहुएं लड़ रही हैं। सविता, क्यों लड़ रही हो तुम लोग? ना जाने कब से कोई दरवाजे पर डोरबेल बजा रहा है। तुम लोगों को सुनाई नहीं दे क्या? मेरे कमरे तक आवाज आ गई पर तुम लोगों के कानों तक आवाज नहीं गई। हमें भाषण देने से अच्छा है कि आप ही दरवाजा खोल दो जाकर। मनोहर ने जाकर दरवाजा खोला तो उसके ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय पवन था। मनोहर, तुम्हारा पूरा परिवार दिन में भी सोता रहता है क्या? मैं कब से डोरबेल बजा रहा हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा है। अरे पवन, तू अंदर आ, बाद में बताता हूँ। जैसे ही मनोहर पवन को लेकर अंदर आया, वैसे ही तीनों बहुएं उठकर अपने अपने कमरे में चली गई। अरे पवन, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? अरे वो बाद में बताता हूँ, पहले जल्दी से ये बता, वॉशरूम किधर है? मुझे बहुत जोरों की सुसु आई है। वो सामने ही वॉशरूम है, जल्दी से होकर आ। पवन अंदर गया, लेकिन उसने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर किचन था। अरे मनोहर, ये तो रसोई घर है, थोड़ा और आगे जा। मनोहर थोड़ा और आगे गया। उस कमरे का गेट खोला तो वहां पर भी रसोई घर था। यार मनोहर, यहाँ भी रसोई घर है। अरे तूने जस्ट बगल वाला गेट खोल दिया होगा, थोड़ा सा आगे जा, वॉशरूम मिल जाएगा तुझे। पवन थोड़ा और आगे गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला वो भी रसोई घर ही था। अरे मन तो करता है इस रसोई घर में ही कर दूं, पर ऐसा करना ठीक नहीं है। अरे मनोहर, तूने रसोई घरों की दुकान खोल रखी है क्या अपने घर में? ये भी रसोई घर है। रुक, मैं आता हूँ। मनोहर ने खुद जाकर पवन को वॉशरूम का रास्ता दिखाया।
वॉशरूम होकर आने के बाद दोनों लोग हॉल में बैठकर आपस में बातें करने लगे। तो पवन अब बता, कोई काम था क्या? क्योंकि आज तो संडे है, ऑफिस की छुट्टी है। मेरे घर कैसे टपक पड़ा वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तू मेरी बात का जवाब दे। तूने अपने घर में अंदर ही रेस्टोरेंट का बिजनेस खोल रखा है क्या? और रेस्टोरेंट में भी सिर्फ एक ही किचन होता है, तेरे एक घर में 3-3 किचन है, ऐसा क्यों? अरे क्या बताऊं पवन, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, तो जल्दी शॉर्टकट में बता दे। ठीक है बताता हूँ। कुछ सालों पहले एक रोज विनोद, कमलेश और मनोहर तीनों एक साथ खुशखबरी लेकर अपने घर लौटे। माँ पिताजी ये लो मिठाई खाओ। मेरी तरफ से भी मिठाई। मैं सबसे छोटा हूँ, इसलिए सबसे पहले मेरे हाथों से मिठाई खाओ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग एक साथ मिठाई लेकर क्यों आए? ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम तीनों को एक साथ मिल गई? अरे माँ, हम तीनों ने बचपन में सारे काम एक साथ किए हैं, शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। हम तीनों पिछले महीने एक साथ एक इंटरव्यू देने जा रहे थे, पर कहीं भी नौकरी नहीं मिली। पर अचानक आज हम तीनों का एक ही कंपनी में एक साथ सिलेक्शन हो गया। बेटा, शायद ऊपर वाला ही यही चाहता है कि तुम तीनों जो भी काम करो एक साथ ही करो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम लोगों को। इतने में ही दरवाजा खुला देखकर पंडित जी उनके घर आ गए। जब आपके बच्चों के सारे काम एक साथ होते हैं तो उनकी शादी भी एक साथ ही एक घर में होनी चाहिए। कैसा रहेगा? पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला हमारे तीनों बेटों की शादी किसी एक घर में कैसे होगी? और हमारे बेटे किसी के घर थोड़ी न जाएंगे, उनकी बेटियां हमारे घर आएंगी। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं आपके तीनों बेटों के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। ये रही शर्मा साहब की तीनों बेटियों की फोटो। ये तीनों शादी लायक हैं। आपके बेटों की अभी अभी नौकरी लगी है, तो लगे हाथ रिश्ता भी तय कर लीजिए। अब देर किस बात की? बिटिया तो बहुत अच्छी लग रही हैं, चेहरे से संस्कारी भी लग रही हैं। अभी मैं जाता हूँ, कल फिर से आऊंगा। तब तक आप तीनों लोग इसमें से अपने अपने बीबियां छांट लो, किसको किससे शादी करनी है डिसाइड करके मुझे कल बता देना। उसके बाद मैं उनके परिवार से भी मिलवा दूंगा। बाकी परिवार बहुत अच्छा है, इसकी गारंटी मेरी है। हाँ। इतना कहकर पंडित जी चले गए, लेकिन उनके माता पिता बहुत खुश थे। मनोहर के पिताजी, मुझे ये लगता है कि हमें ये रिश्ता तय कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर तीनों बहुएं हमारे घर की बहू बनेंगी तो आपस में कभी भी लड़ेंगी भी नहीं। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। जल्दी से चलकर हम लोग लड़कियां देख लेते हैं। हाँ। अगले दिन दोनों परिवार एक दूसरे से मिले। मनोहर को सविता पसंद आई, कमलेश को रानी और विनोद को मीना। तो हर बार की तरह तीनों भाइयों की शादी भी एक साथ एक ही मंडप के नीचे हो गई। बहू, आज तुम तीनों की इस घर में पहली रसोई है, जाओ कुछ भी मीठा बना लो। दीदी, पहले आप लोग बना लो, सबसे लास्ट में मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैं तो सबसे छोटी हूं ना। तू सबसे छोटी है, इसीलिए सबसे पहले तू ही बनाएगी। तो इस तरह पहली रसोई में ही तीनों बहुएं आपस में लड़ने झगड़ने लगी। तभी उनकी सास वहां पर आ गई। तुम तीनों बहनें होकर पहले ही दिन आपस में क्यों लड़ झगड़ रही हो? देखो ना माँ जी, ये दोनों मुझसे बड़ी हैं। मैंने कहा कि आप लोग पहले रसोई में कुछ बना लो, तो मुझसे लड़ने लगी। माँ जी, ये दोनों मेरी बहनें बहुत कंटाला हैं। शादी से पहले भी मुझसे दोनों लड़ाई करती थी और अभी भी वही हाल है। पंडित जी की लुंगी में आग लगानी पड़ेगी। शादी से पहले क्या कह रहे थे? तीनों बहनें हैं, आपस में लड़ेंगी नहीं। जब पहले दिन ही ये हाल है तो आगे ना जाने क्या क्या होगा। अब हर रोज जब भी खाना बनाने की बारी आती, तीनों बहुएं जो कि आपस में बहनें थी, जोरदार लड़ाई झगड़ा करने लगती थी। फिर एक दिन उनकी सास ने पंडित जी को अपने घर बुलाया। पंडित जी, आपने तो कहा था कि ये तीनों बहनें आपस में लड़ेंगी नहीं, पर इन्होंने तो हमारे घर में आतंक मचा रखा है। अरे बहन जी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ये तीनों बहनें हैं, आपस में लड़ेंगी नहीं, ये मैंने नहीं, आपके पतिदेव ने कहा था। और वैसे भी मैंने सोचा कि ये तीनों अपने घर में लड़ती हैं, ससुराल में थोड़ी ना लड़ेंगी। रोज की लड़ाई से तंग आकर उनकी सास ने उस घर में तीनों बहुओं के लिए अलग अलग रसोई बना दी। अब समझ में आया कि हमारे घर में 3 रसोई क्यों है। हाँ, ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ मनोहर, कल ऑफिस में मिलते हैं। लेकिन तू यहाँ करने क्या आया था, ये तो बताया नहीं। यार, मैं अपनी बीबी को छोड़ने ससुराल आया था। यहीं से गुजर रहा था तो मुझे बहुत तेज की सुसु आई थी। रास्ते में तेरा घर पड़ा तो सोचा तेरे घर पर ही कर लेता हूँ। इतना कहकर पवन वहां से चला गया। अगले दिन सविता का अपनी ससुराल में पहला जन्मदिन था। उसकी 20-25 पुरानी सहेलियां बिना बताए उसे बधाई देने उसके ससुराल पहुंच गईं। अरे, तुम लोग यहाँ? सविता, आज रात हम सब यहीं रुकने वाले हैं। जीजू से ढेर सारी बातें करेंगे और खाना खाकर कल जाएंगे यहाँ से। रात को जब खाना बनाने की बारी आई तब सविता परेशान हो गई। मैं इतने सारे लोगों का खाना कैसे बना पाऊंगी? अपनी बहनों से मदद ले लेती हूँ। सविता अपनी बहनों के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन दोनों बहनों ने मदद करने के लिए मना कर दिया।
उन दोनों ने अपने अपने पतियों के लिए खाना बनाया और जाकर सो गई। सविता 20 लोगों का खाना आखिर कैसे बना पाती? माँ जी कुछ कीजिए, मेरी सहेलियां क्या सोचेंगी? इतना बड़ा परिवार है और उनके लिए हम खाना भी नहीं बना सके। अब समझ में आया कि अलग अलग होने से क्या होता है, एकता में बहुत बल होता है। अब रोना बंद करो, मैं दोनों को समझाती हूँ, मेरे साथ चलो। सासू माँ ने तीनों बहुओं को एक साथ बुलाकर समझाया। आज पहली बार ऐसा मौका आया है कि इतने ढेर सारे लोगों के लिए खाना बनाना पड़ रहा है। तुम लोगों को जो आज सविता के साथ हुआ, कल तुम दोनों के साथ भी हो सकता है। तुम दोनों के पतियों के दोस्त आ सकते हैं, रिश्तेदार आ सकते हैं, तब क्या करोगी अकेले? अगर आज तुम दोनों ने सविता की मदद नहीं की तो आगे चलकर सविता तुम दोनों की मदद नहीं करेगी, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। उनकी सास ने घंटों समझाया, तब जाकर तीनों को समझ में आया। माँ जी, हम दोनों अभी तक लड़ाई झगड़ा किया करते थे क्योंकि वो हमारा बचपना था। पहली बार हम पर जिम्मेदारी आई है। आप ऐसा कीजिए, कल से तीनों किचन हटा दीजिए और सिर्फ एक किचन ही रखिए। हम तीनों मिलकर काम करेंगे। तो इस तरह तीनों ने मिलकर सविता की सहेलियों के लिए खाना बनाया और उनके जाने के बाद तीनों किचन तोड़ दिए गए और सिर्फ एक बहुत बड़ा सा रसोई घर बना दिया गया। सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।